हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब। दोस्तों, जिस तरीके से इस समय पर इजराइल फिलिस्तीन वॉर चल रहा है और पूरी दुनिया जो है वो अपना अपना सपोर्ट अलग अलग देशों को प्रोवाइड करती जा रही है, देती जा रही है। ऐसे अलग अलग देश अलग अलग अपने पक्षों की तरफ जाकर खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में पूरी की पूरी दुनिया जो है वो लगभग दो गुटों में बटी हुई है। तीसरा एक गुट है जो हमेशा बना रहता है, लेकिन दो ग्रुप्स के अंदर पूरी दुनिया बटी हुई है। और यहां हर कोई इस कौतूहल में रहेगा कि कौन किसका साथ देगा, कौन सा देश किसके साथ खड़ा हुआ नजर आएगा। तो दोस्तों, आज मैं इस चीज के ऊपर ही आपसे डिस्कशन करने की कोशिश कर रहा हूं कि यहां कौन किसके साथ खड़ा होगा इजराइल वर्सेस फिलिस्तीन में। तो यहां दोस्तों असलियत में दो ग्रुप्स हैं, एक तरफ इजराइल, दूसरी तरफ फिलिस्तीन। और ऐसी सिचुएशन में इजराइल और फिलिस्तीन की तरफ कौन देश किसकी तरफ होगा उसका पूरे का पूरा विवरण विश्लेषण यहां पर है। तो सबसे पहले मैं यहां पर बात करता हूं टर्की की। तो टर्की खुले तौर पर फिलिस्तीन, लाल रंग से जो भी निशान लगाऊंगा वो पूरे देश फिलिस्तीन के साथ खड़े हुए नजर आएंगे। ईरान फिलिस्तीन के साथ है। अफगानिस्तान की कोई वैल्यू नहीं है, कोई औकात नहीं है, वो अपना निपटा ले वही बहुत है। पाकिस्तान किसी भी सिचुएशन में, टर्की के एर्दोगान है। एर्दोगान आज के दिन अपने आप को इस्लामिक वर्ल्ड का मुखिया डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी सिचुएशन के अंदर टर्की ने खुले तौर पर फिलिस्तीन का समर्थन कर दिया है और फिलिस्तीन के लिए पैलेस्टीनियन आर्मी बनाने की भी बात यहां पर छेड़ दी है। ऐसे में ईरान खुले तौर पर इजराइल का अपोजिट रहा है और फिलिस्तीन को सपोर्ट करने के लिए हमास और हिजबुल्लाह दोनों को खुल के सपोर्ट करता है। पाकिस्तान तो इस्लामिक वर्ल्ड का ठेकेदार है ही, अपने आप को समझता है। ये पूरा इस्लामिक वर्ल्ड, चाहे इसमें सऊदी अरेबिया हो, यूएई हो, बहरीन हुआ, कतर हुआ, कुवैत हुआ, ये सारे के सारे अरब देशों के नाम पर सीधा सीधा फिलिस्तीन के साथ खड़े हुए हैं। सीरिया फिलिस्तीन के साथ, इजराइल, इराक फिलिस्तीन के साथ, जॉर्डन फिलिस्तीन के साथ, लेबनान फिलिस्तीन के साथ, इजिप्ट, लीबिया, ट्यूनीशिया, अल्जीरिया, मोरक्को और ये जितना भी ये सूडान वगैरह जितने भी अरब वर्ल्ड है, ये पूरे का पूरा खुलकर फिलिस्तीन के साथ खड़ा है। और अगर युद्ध हुआ तो हर कोई कुछ ना कुछ हेल्प यहां पहुंचाने की पूरी कोशिश करेगा। लेकिन दूसरी तरफ यहां अगर आप देखेंगे तो चाइना खुलकर फिलिस्तीन के बारे में बोल रहा है और रशिया इजराइल को मिडल ईस्ट में पसंद नहीं करता। ऐसे में वो भी भले ही खुले तौर पर नहीं, लेकिन एक हिसाब से वो खुलकर फिलिस्तीन का सपोर्ट करता हुआ हमेशा से नजर आता है, ताकि अमेरिका का जो फ्रंट लाइन स्टेट है, जो अग्रणी राज्य जो लड़ने के लिए तैयार रहता है इजराइल, उसको कमजोर किया जा सके या उसको रोका जा सके। तो ऐसी सिचुएशन में दोस्तों यहां आप देख सकते हैं कि मोटे मोटे तौर पर जितने भी बड़े और ताकतवर देश हैं उनमें यहां पर मेजॉरिटी कम्युनिटी जो है, एक बड़ा हिस्सा जो है वो यहां पर इस पूरे इन देशों को देखें तो वो फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं, कम से कम इमोशनली। इस पूरे हिस्से को देखें तो ये फिलिस्तीन के साथ खड़ा है इमोशनली और मिलिटरीली। ये हिस्सा मिलिटरीली, पाकिस्तान जो है ये हिस्सा मिलिटरीली पूरे तरीके से, यहां तक कि चाइना भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, मिलिटरीली सैन्य तौर पर या पैसे के तौर पर इसके साथ खड़ा हुआ हो इजराइल के साथ, सॉरी फिलिस्तीन के साथ, और इधर से रशिया फिलिस्तीन के साथ खड़ा हुआ नजर आएगा। लेकिन दूसरी तरफ दोस्तों ऐसे देश भी हैं जिनका इस पूरी लड़ाई से कोई खास लेना देना नहीं है, या फिर उनका दुनिया के इन दोनों देशों से बहुत अच्छा रिलेशंस है, या इन दोनों गुटों से अच्छा रिलेशंस है। यहां अगर आप इस सेंट्रल एशिया को देखेंगे तो इस सेंट्रल एशिया का कुछ ज्यादा सा लेना देना ये सारा इस्लामिक वर्ल्ड है दोस्तों। ये पांचों के पांचों देश इस्लाम को फॉलो करने वाले हैं, इस्लाम को मानने वाले हैं, लेकिन ना तो इनको अरब देशों से कुछ खास मदद मिलती या लेना देना, ना ही यहां पर टर्की तो इतना बुरा काम कर रहा है कि जिन उइगुर मुस्लिम्स ने टर्की में शरण ले रखी है उन सब को वो ताजिकिस्तान भेज रहा है और ताजिकिस्तान से चीन भेज दिया जाता है।
इसलिए टर्की के साथ या किसी भी अरब नेशन के साथ या इस्लामिक नेशन के साथ इन देशों का कोई खास सा लेना देना नहीं है। अब ऐसी सिचुएशन में खासा लेना देना नहीं है तो ये देश क्या है? न्यूट्रल है। अफगानिस्तान की अपनी समस्या है, भले ही थोड़े बहुत लड़ाके भेज दिए जाएं, लेकिन वो अपनी तालिबान और अफगान गवर्नमेंट के बीच में जो लड़ाई है वो अपनी लड़ाई में इतना फंसे हुए हैं कि बाहर निकलने की कोशिश नहीं कर रहे या नहीं निकल पाएंगे, तो वो न्यूट्रल रहेगा। इंडिया के दोनों देशों के साथ नेपाल के भी उसी हिसाब से, बांग्लादेश के भी उसी हिसाब से दोनों देशों के साथ न्यूट्रल संबंध हैं, यानी दोनों देशों के साथ एक ठीक ठाक अच्छे, इंडिया के तो बहुत अच्छे संबंध हैं, लेकिन फिर भी दोनों में से किसी भी पक्ष में ना तो इंडिया बोलने के मूड में, ना ही दक्षिण एशिया का कोई दूसरा देश, क्योंकि ना तो ये इतने ज्यादा ताकतवर के डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में हिस्सा लें, ना ही इस हिसाब से कि पूरे हिस्से को दिखा पाएं। इसलिए इंडिया इस कॉन्फ्लिक्ट में डायरेक्ट हिस्सा ले रहा, ना अफगानिस्तान, ना ही सेंट्रल एशिया। इसी तरीके से साउथ ईस्ट एशिया के ये जो देश हैं ये भी लगभग पूरे तरीके से न्यूट्रल हैं, यानी इनको भी बहुत ज्यादा सा ना तो इजराइल के पक्ष में बोलने की जरूरत और ना ही फिलिस्तीन में। यहां थोड़ा सा मलेशिया की एक अपोजिशन पार्टी जो है वो थोड़ी जरूर कोशिश कर रही है फिलिस्तीन के पक्ष में माहौल बनाने की, लेकिन उसे भी बहुत ज़्यादा सी कामयाबी यहाँ पर मिलती हुई नज़र नहीं आ रही है। और यही कारण है क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा कामयाबी मिलती हुई नज़र नहीं आ रही तो मामला जो है वो अटक रहा है। और ऐसी सिचुएशन के अंदर ये पूरा साउथ ईस्ट एशिया जो है वो न्यूट्रल है। यहां साउथ कोरिया इजराइल के साथ खड़ा हुआ, साउथ कोरिया को अभी हम देखेंगे, वो इजराइल के साथ खड़ा होगा, तो इस मार्कर से हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। अफ्रीका के नीचे वाले जितने भी देश हैं दोस्तों, ये सारे आपको न्यूट्रल मिलेंगे। ये अपनी समस्याओं में उलझे हुए हैं, इन्हें किसी से कोई मतलब नहीं है। और यही हाल साउथ अफ्रीका के देशों, अमेरिका के देशों का भी है। ये देश भी कहीं ना कहीं किसी पक्ष में नहीं है, चुपचाप अपने देश और अपनी समस्याओं में उलझे हुए हैं। इन्हें भी दुनिया के किसी दूसरे देश से सीधा सीधा पंगे लेने का कोई शौक नहीं है। अब आ जाता है इजराइल का पक्ष। इजराइल का पक्ष अगर आप देखें तो लगभग पूरे का पूरा ये वेस्टर्न वर्ल्ड जो है ये खुलकर इजराइल के पक्ष में खड़ा हुआ है, खुलकर। यहां तक कि यूक्रेन, बेलारूस या लुथियानिया, तो ये तो तीनों के तीनों, ये पूरा का पूरा पक्ष। और मजे की बात ये है, यहां ये सारे के सारे देश मिलिट्री पावर हैं, यहां पर टेक्नोलॉजी के नाम पर नंबर 1 है, और हर चीज के नाम पर। ये जितना भी अरब वर्ल्ड दिखाई दे रहा है ना दोस्तों, इनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है। पैसा भले ही अरब देशों के पास है, टेक्नोलॉजी नहीं है। टर्की के पास टेक्नोलॉजी है लेकिन पैसा नहीं है। और वो ये सारे मिलकर भी यूरोपियन नेशंस, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका अपने आप में पावर है, कनाडा अपने आप में ताकतवर है, ऑस्ट्रेलिया अपने आप में ताकतवर है, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी, जापान और साउथ कोरिया, ये सारे के सारे आपस में बहुत ताकतवर देशों में से एक हैं। और ये सारे के सारे खुलकर इजराइल को सपोर्ट कर चुके हैं। अब आप समझ लीजिए, भले ही फिलिस्तीन के साथ जो देश खड़े हैं वो संख्या में यानी नंबर में ज्यादा हो, लेकिन जो ताकतवर और मजबूत देश खड़े हैं वो इजराइल के साथ खड़े हैं। इजराइल खुद भी ताकतवर है और बाकियों से भी बाकी जो उसके पीछे खड़े होने वाले देश हैं वो भी बहुत ताकतवर हैं। ऐसी सिचुएशन में इजराइल पीछे नहीं हटेगा। और भले ही ये लड़ाई हो, ये लड़ाई अगर दो ग्रुप्स में बट रही है और पूरे के पूरे तरीके से अगर ये वर्ल्ड वॉर की तरफ बढ़ रही है, तो मैं गारंटी से कहता हूं यहां पर अरब वर्ल्ड पिटने वाला है। और चाइना जिस ग्रुप का डेवलपमेंट करने की कोशिश कर रहा है उनकी हालत खराब है। अरब वर्ल्ड के साथ तो प्रॉब्लम है, टर्की के सारे शिप्स और सारी की सारी जो नेवल फोर्स है, सारी की सारी जो मिलिट्री इक्विपमेंट्स हैं और सारे का सारा जो एयर फोर्स है वो पूरी अमेरिका से आई हुई है,
पूरी अमेरिकन टेक्नोलॉजी पे है। अभी F-16 जो फाइटर जेट्स हैं उनके अपग्रेडेशन की बात करी तो टर्की के पास अपग्रेडेशन के लिए कैलिबर नहीं था, सॉरी अमेरिका ने मना कर दिया और टर्की के F-16 सारे बर्बाद। पाकिस्तान के साथ भी ये, पाकिस्तान के पास F-16 है, जगुआर हैं, सारे के सारे यूरोपियन कंट्रीज ने दे रखे हैं और वो यूरोपियन कंट्रीज अगर इनको सपोर्ट करने से मना करते तो बर्बाद है। यस, ये पूरा पाकिस्तान बर्बाद है। पाकिस्तान की एयरफोर्स से लेकर मिलिट्री से लेकर नेवल फोर्स से लेकर सब बर्बाद है, किसी काम के नहीं है। इसीलिए दोस्तों अगर आप देखें तो ये पूरा विश्व जो है इस समय पर इस युद्ध में दो हिस्सों में बंट चुका है, दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। अब आगे आगे क्या होता है वो बताएगा वक्त, और ये लड़ाई कितनी बढ़ती है वो समय बताएगा। दुआ करते हैं वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ ये दुनिया ना बढ़े, लेकिन सच्चाई ये है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले 10 साल पहले आप देखोगे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से छोटी बड़ी लड़ाइयां होना शुरू हो चुकी थी और जितने भी वो जो जख्म थे, घाव थे, वो बार बार हरे हो रहे थे और फिर पूरी दुनिया खुले तौर पर दो खेमों के अंदर बढ़ चुकी थी। हथियारों का जो अंबार था वो तैयार हो चुका था और खूब मारे इन्होंने एक दूसरे के ऊपर। समय बताएगा क्या है, लेकिन अभी हालात वैसे ही कुछ चल रहे हैं। आगे क्या होता है तब की तब देखी जाएगी। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद। You can download our app from Play Store for free live demo classes.